Hello student, in this video we will learn about the coordination compounds. Coordination compounds क्या हैं, उनसे रिलेटेड उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जाता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे, बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू द अनदर एटम। एक मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया जाता है और वही उनके बीच में शेयरिंग कर लिया जाता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है मेटल, इस मेटल को डोनेट करने वाले दूसरे ग्रुप हैं जिनको हम जनरली लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो लिगेंड ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों के दोनों यहाँ पर शेयर हो जाएंगे। मींस इसमें मेटल एटम जो था इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ किसके हैं, लिगेंड के द्वारा जो डोनेशन है। इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका फॉर्मेशन सिंपली कैसे होता है, दीज आर formed from the combination of 2 or more simple stable compound। 2 या 2 से अधिक जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं सिंपल टाइप के, वही मतलब आपस में कंबाइन होकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो बनी रहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, चाहे वो आप सॉलिड में रखें या फिर लिक्विड स्टेट में उसको चेंज कर लें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज, coordination compounds are molecular compounds which are formed from the combination of 2 or more simple stable compounds and retain their identity in the solid as well as in the dissolved state। सॉलिड में भी इसकी प्रॉपर्टी बनी रहती है और डिज़ोल्व में भी अपनी प्रॉपर्टी रहती है, जबकि ये 2 साल्ट से मिलकर के बना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब 2 साल्ट से मिलकर के कोई एक नया कंपाउंड बनता है, जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो दोनों साल्ट अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, या अपनी आइडेंटिटी को कई बार वो मतलब जो एक सिंगल कंपाउंड बना था दोनों से मिलके वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे नहीं है, इनकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है, सॉलिड में भी बनी रहती है और जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तब भी बनी रहती है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें जनरली एक सेंट्रल मेटल होता है जो कि सराउंडेड होता है नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम या तो मान लीजिए जैसे पॉजिटिव है सेंट्रल मेटल एटम तो नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, और यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली ये उसके नॉर्मल वैलेंसी से भी उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जैसे यदि हम देखें एक कंपाउंड NiCl2 निकिल क्लोराइड है, डाइक्लोराइड, ये निकिल क्लोराइड को यदि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं NH3 तब ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NH3 एक्चुअल में एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। टोटल संख्या यहाँ पर इसकी 6 है, 6। और इसके बाद तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी जो बचा हुआ है वो इधर भी हो सकता है या कोई सेपरेट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन यहाँ पर अलग से हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी पूरा है NiNH3 6Cl2। तो जनरली वैसे देखा जाए तो अधिकतर ये कंपाउंड्स कलर्ड ही होते हैं, जैसे ये पर्पल कलर के इसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सिर्फ यहाँ से ये क्लोरीन जो था Cl2 है यही सेपरेट हो पाएगा। बाकी ये जो मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी आइडेंटिटी सॉलिड में भी यही रहेगी और लिक्विड स्टेट में भी, मीन्स डिज़ोल्व स्टेट में भी सेम बना रहता है। तो ये इसको कॉम्प्लेक्स एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाते हैं। अभी इसमें देखिए एक तो ये प्रॉपर्टी मतलब जो है सिंपल 2 या 2 से अधिक कंपाउंड से मिलकर के बना रहता है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे देखें, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन
सॉलिड और एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। जिनसे वह बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज़ इसकी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। यहाँ पर जो भी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडेड करते हैं किसी सेंट्रल मेटल को, जैसे निकल को सराउंड करके रखा हुआ है अमोनिया ने, तो वैसे निकल की वैलेंसी तो +2 होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के 6, मतलब उसकी मोर देन नॉर्मल वैलेंसी से भी ये घिरा रहता है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी के कंपैरिजन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में, अभी फिर दोबारा से हम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसको एक स्फीयर सेंट्रल एटम को जितने टच कर रहे हैं, जितने यहाँ पर ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहे हैं वो उसके कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेशन से मिल रहे हैं। इसी तरह से जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं डबल साल्ट भी बनते हैं। बट डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट्स आर द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये भी मतलब एक तरह से क्या है, एडिशन कंपाउंड्स हैं। दो डिफरेंट सॉल्ट्स आपस में कंबाइन होकर के डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एडिशन या मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। विच आर फॉर्म्ड बाय टू अपैरेंटली सैचुरेटेड कंपाउंड्स बट दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये था कि वो भी इसी तरह से बनते हैं बट दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बट डबल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय द टू सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड्स फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट ये बन गया मोहर सॉल्ट। इसी तरह से पोटाश एलम है मीन्स फिटकरी, फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो ये पोटाश एलम का फॉर्मूला हो गया, ये भी डबल सॉल्ट है। कार्नालाइट है KCl.MgCl2.6H2O। अब ये किस तरह से लूज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये साल्ट सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मीन्स फेरस आयन अलग हो जाएगा, Fe डाई पॉजिटिव, यहाँ भी +2 था वहाँ पर भी +2 फॉर्म में ये बन जाएगा। अमोनियम आयन इसी तरह से ये भी आयोनाइज हो जाएंगे और सल्फेट आयन हो जाएंगे 2SO4 डाई नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी आयोनाइज हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अपनी अपनी आइडेंटिटी को ये लूज कर देते हैं, चेंज हो जाता है। जबकि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। तो ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे हमने लिखा था कि लूज देयर आइडेंटिटी, वो डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, जबकि डबल सॉल्ट्स में क्या हो जाएगा, दे लूज देयर आइडेंटिटी। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, बट इन डबल सॉल्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। इनके जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं जिनसे यह मिलकर के बना हुआ है, जैसे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी जब वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे मीन्स मोहर सॉल्ट बना लेंगे, तब भी ये क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर एग्जिबिट करते हैं। मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को ये क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। तो डबल सॉल्ट बनने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। डबल सॉल्ट में जो मेटल आयन होता है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी में ही पाया जाता है। जैसे आयरन जनरली +2 में पाया जाता है, डबल सॉल्ट जब मोहर सॉल्ट बना तब भी +2 था। अमोनियम पर +1 होता है, तो यहाँ पर भी ये +1 पर ही है।
तो ये यहाँ पर अपनी नॉर्मल वैलेंसी में ही पाए जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी में सेंट्रल एटम पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस होते हैं डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, या इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स द सेंट्रल मेटल आयन और आयन एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू इट, ये कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक तो सेंट्रल मेटल एटम और उससे जुड़े हुए जो भी आयंस हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड हो सकते हैं और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एंड बॉन्डेड टू इट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, और ये सभी के सभी सेंट्रल मेटल और उसके मतलब जो लिगेंड्स होते हैं इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि COCl3 NH3 या NH3, ये जैसे 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया, ये सभी के सभी किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल और ये दोनों लिगेंड्स हैं। ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जबकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, लेकिन हमने इसको किसके अंदर बंद करके रखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस पूरे जहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से भी जैसे हो सकते हैं FeCN6 नेगेटिव, मतलब इसके बाद भी कोई अभी हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, जो बाद में होगा उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नहीं काउंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों को ही काउंट किया जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, मतलब ये जो पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, ये पूरा नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये सेपरेट नहीं हो सकते कि क्लोरीन और अमोनिया और कोबाल्ट तीनों अलग अलग हो जाएं, तो ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। जबकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है वो आयोनाइजेबल पार्ट होता है, मीन्स वहाँ से वह रिमूव भी हो सकता है। तो जो आयोनाइजेबल पार्ट है प्रेजेंट है या रिटेन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आल्सो नोन एज काउंटर आयन, उसको हम काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। तो द आयोनाइजेबल पार्ट विच रिटेन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट नोन एज काउंटर आयन। जैसे एग्जाम्पल देखें CONH3 4Cl2Cl, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये तो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक क्लोरीन है, तो ये पार्ट कैसे होगा, यहाँ पर आयोनाइजेबल पार्ट होता है, और ये आयोनाइजेबल पार्ट ही हमें इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस आयोनाइजेबल जो पार्ट होता है इसको हम एक्चुअल में ये प्राइमरी वैलेंसी के भी नाम से जानते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में कि ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, जबकि ये सेंट्रल एटम को छोड़ करके जैसे ये पार्ट है इसको हम जनरली सेकेंडरी वैलेंसी काउंट करते हैं। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी इतना है, सेंट्रल एटम नहीं इसमें काउंट होता सेकेंडरी में, और जो आयोनाइजेबल पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी या काउंटर आयन या आयोनाइजेबल पार्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये 3 तरह से हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मीन्स ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच हैज़ ए नेट पॉजिटिव चार्ज, जिसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे CONH3 तो टोटल चार्ज, क्योंकि अमोनिया पर तो 0 होता है, अमोनिया इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो टोटल कोऑर्डिनेशन पर यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिखा है, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा तो वह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे COCl2 NH3 4 और
1 प्लस चार्ज। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे क्लोरीन पर है -2, अमोनिया पर तो टोटल चार्ज यहाँ पर 0 होगा, जबकि कोबाल्ट पर टोटल पॉजिटिव चार्ज मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका है यहाँ पर वैलेंसी +3 -2, इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 आया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये +3 है, ये -2 है, मीन्स ओवरऑल यदि चार्ज देखा जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर +1 है, इसलिए ये भी एक तरह से क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज़ ए नेट नेगेटिव चार्ज, जिसमें टोटल चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे AgCN2 1 नेगेटिव इसलिए क्योंकि सिल्वर पर चार्ज होता है +1 और साइनाइड पर -1, तो -1 और -1 यहाँ पर 2 साइनाइड है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पर -1 मतलब -2 और ये +1, तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1। तो ये -1 यहाँ पर अपीयर हो रहा है, इसलिए हम इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो और भी इसी तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ पर जैसे आयरन के ऊपर +3 चार्ज होगा या +2 चार्ज होगा, जबकि यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा है। मान लीजिए कि इस पर है +3 आयरन पर और ये टोटल चार्ज -6, तो -6 और +3, फिर भी हमारे पास -3 चार्ज बच रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पाया जाता है। थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मीन्स जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेट नेगेटिव चार्ज 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल COCl3 NH3 होल थ्राइस, टोटल चार्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि कोबाल्ट का होता है यहाँ पर +3 और क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन है तो टोटल चार्ज -3 हो जाएगा, तो +3 -3 ओवरऑल बचेगा 0, इसलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज नेट चार्ज कोई भी नहीं है। तो ये 3 तरह के हैं, और ये जो कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल है, इसलिए हम इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटिटी जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है कि एंटिटी किस तरह से है, इसलिए उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं जानना। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में मीन्स एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब वो एटम या आयन जिससे एक फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयन्स जुड़े होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। सेंट्रल एटम जनरली लुईस एसिड के रूप में बिहेव करते हैं, बिकॉज दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर देन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। जो लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए जाते हैं वो सेंट्रल एटम उनको एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज सेंट्रल एटम हैज़ या सेंट्रल एटम आयन हैज़ द वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली होते हैं, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनते हैं जब कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सेंट्रल, इसी तरह से लिगेंड्स वे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। मीन्स एन एटम और मॉलिक्यूल या फिर आयन भी हो सकता है विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल और आयन एंड फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट, और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ये लिगेंड्स कहलाते हैं, और जनरली जो लिगेंड्स होते हैं दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और न्यूट्रल वो होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, वो न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, NiCl2 H2O होल 4। तो ये तो हो गया निकिल, ये है सेंट्रल एटम, और ये दोनों के दोनों हैं लिगेंड्स। क्लोरीन भी यहाँ लिगेंड्स है और H2O भी है। तो H2O न्यूट्रल है, जबकि क्लोरीन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होगा।
तो इस तरह से ये लिगेंड्स कहलाएंगे। ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक क्लोरीन आयन कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा दूसरे को। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एरो लगा करके। तो ये जैसे H2O, ये भी H2O, 4 H2O थे और ये 2 यहाँ पर क्लोरीन भी है। तो इस तरह से ये सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बारे में था। अभी ये लिगेंड्स जो होते हैं, किस लिगेंड में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है, इसे हम डेंटिसिटी मीन्स उसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, वो डेंटिसिटी कहलाती है। डेंटिसिटी मतलब द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड। किसी लिगेंड में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट कितनी है, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स कितने हैं, लिगेटिंग ग्रुप्स कितने हैं, उसे हम डेंटिसिटी मीन्स यदि कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो वह मोनोडेंटेट या यूनी डेंटेट लिगेंड कहलाता है। मोनो मीन्स भी 1, यूनी मीन्स भी 1। तो ये मीन्स सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं। और विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू ओनली 1 डोनर एटम, या ये कह सकते हैं विच कैन डोनेट ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड। इनकी डेंटिसिटी 1 कहलाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। जो यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं मीन्स ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर पाते हैं। और इनमें डोनर एटम भी साथ में कौन कौन होता है उसके बारे में देखिए। तो मोनोडेंटेट के कुछ लिगेंड्स देखे हैं जो कॉमन एग्जाम्पल, जैसे वाटर है H2O, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर ये सभी डोनर एटम लिखे हुए हैं। अमोनिया NH3 जिसमें डोनर एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। पायरिडीन शॉर्ट फॉर्म में पाई भी लिख दिया जाता है, C5H5N, डोनर एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है। कार्बोनिल CO जिसे लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको यहाँ पर कार्बोनिल बोलेंगे, इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन। नाइट्रोसिल NO जिसका डोनर एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोसिल है ये। हैलाइड आयन में X नेगेटिव जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कोई भी है, और इसमें यही हैलोजन एटम ही डोनर एटम भी होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जिसे बोलते हैं OH नेगेटिव, इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन। साइनाइड आयन CN नेगेटिव, मतलब ये टोटल चार्ज भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज से उसके हमको कोऑर्डिनेशन जो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो हमें साथ साथ इनके चार्ज भी पता होना चाहिए, जैसे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये सभी न्यूट्रल हैं, जबकि यहाँ पर सभी क्या हैं 1 नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड है। ऑक्सीजन यहाँ डाई नेगेटिव है। तो साइनाइड में दोनों ही डोनर एटम है, कभी कार्बन भी हो सकता है, कभी नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट एट ए टाइम ओनली 1 डोनर एटम ही वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मीन्स एक साथ दोनों नहीं डोनेट कर सकते हैं, एक समय में एक ही डोनेट करेगा, तो इसलिए ये मोनोडेंटेट है। कर डोनर एटम 2 हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही कोई करेगा। नाइट्रो NO2 1 नेगेटिव, यहाँ नाइट्रो में डोनर एटम है नाइट्रोजन, एक नाइट्रीटो है। फॉर्मूला यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन ये 2 ऑक्सीजन, मीन्स ONO लेकिन के रूप में लिखेंगे, चार्ज सेम है। और यहाँ पर डोनर एटम है ऑक्सीजन। नाइट्रो में डोनर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रीटो में डोनर एटम है ऑक्सीजन। ऑक्साइड में O2 डाई नेगेटिव है और यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है। कुछ और भी जैसे थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में कौन कौन डोनर एटम हो सकता है? थायोसाइनेट फॉर्मूला होता है HCN और साथ में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 1 है। और इसमें जो डोनर एटम होते हैं कभी सल्फ़र भी हो सकता है, कभी नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन बोथ आर डोनर एटम, बट दिस इज आल्सो ए मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट इसलिए है क्योंकि एक समय पर तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर सकता है। इसी तरह से एसीटेट आयन है, जैसे एसीटेट में CH3COO1 नेगेटिव और इनका डोनर एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ना कि कार्बन से, ना हाइड्रोजन से।
तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स मोनोडेंटेट लिगेंड जो आगे हमें नोमेनक्लेचर में यूज करना पड़ते हैं। आगे देखिए सेकंड टाइप का और लिगेंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी बाइडेंटेट। तो इसके पहले आपने जैसे मोनोडेंटेट पढ़ा है, मोनोडेंटेट में डोनर एटम 1 होता है। इसी तरह से हम ये बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, बाई मतलब 2 या डाई मीन्स भी 2 होता है, ऐसे लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम्स, जो 2 डोनर एटम्स रखने वाले हैं, एंड देयरफॉर दे कैन कोऑर्डिनेट विथ सेंट्रल एटम एट 2 पोजीशंस, और वो सेंट्रल एटम को 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम्स की संख्या 2 होती है। तो ये एक्चुअल में ऑन दी बेसिस ऑफ डोनर एटम पर डिपेंड करता है। जैसे हमने मोनोडेंटेट में वाटर पढ़ा है, एक्चुअल में वाटर में तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, मीन्स वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन सिंगल है, डोनर एटम सिर्फ एक ही होता है, इसलिए वह मोनोडेंटेट में ही काउंट किया जाएगा। वाटर में भले ही 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन वह मोनोडेंटेट ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ डोनर एटम्स वहाँ पर 1 है। डाइडेंटेट में 2 होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स के, जो 2 जगह से उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम को। तो जैसे ऑक्सलेट आयन है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑक्स लिख दिया जाता है, C2O4 डाई नेगेटिव, इस तरह से स्ट्रक्चर है COO, और यहाँ पर एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये है, मीन्स दोनों जगह पर डोनर एटम ऑक्सीजन ही है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल इनको डाइडेंटेट लिगेंड्स भी बोल दिया जाता है, क्योंकि सेम तरह के डोनर एटम्स हैं दोनों जगह पर। यदि दोनों डिफरेंट होंगे तो वह एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा, यदि कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी देखिए इथाइलिन डाईएमीन, शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाता है, या इसका केमिकल नेम IUPAC नेम इथेन 1,2 डाईएमाइन CH2NH2 यहाँ ये भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो 2 डोनर एटम हैं, दोनों कौन से हैं? नाइट्रोजन हैं डोनर एटम। तो ये भी एक डाइडेंटेट है, एक साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं अलग अलग जो है साइड से। इसी तरह से जैसे एक अनसिमेट्रिकल है ग्लाइसिनेट, तो ये जैसे ग्लाइसिनेट आयन, शॉर्ट फॉर्म में इसको ग्लाई लिखा जाता है, CH2NH2COO नेगेटिव। एक नाइट्रोजन भी यहाँ डोनर एटम है और एक ऑक्सीजन भी है, मीन्स COO नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद जैसे 2,2 डाईपाइरिडिल आयन है, इसको डाईपाइरिडीन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डाईपाई लिख दिया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, और दोनों के दोनों यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, मीन्स एक साथ ये 2 जगह से उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम को। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद थर्ड टाइप के होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट मतलब ऐसे लिगेंड्स हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स, जिनमें 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, शॉर्ट फॉर्म में डाईइन DIEN, इनके जो एब्रीविएशंस हैं शॉर्ट फॉर्म है उनको याद करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम किसी का नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर जनरली शॉर्ट फॉर्म में ही ये लिखे रहते हैं। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन डाईइन होता है, जिसमें मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम 3 हैं, इसलिए इसको हम ट्राइडेंटेट या टेरडेंटेट मतलब पॉलीडेंटेट के अंदर ही होगा, लेकिन ये टेरडेंटेट है, मीन्स जिसमें डोनर एटम्स 3 हैं। तो देखिए डाई एथाइलिन मतलब 2 एथाइलिन ग्रुप है, एक CH2CH2 और दूसरा CH2CH2, और ट्राईएमाइन 3 एमाइन है, तो एक NH2 ये है, एक NH2 ये है और एक ये है। तो इस तरह से ये टोटल 3 जगह से नाइट्रोजन है, तीनों जगह पर डोनर एटम के रूप में ये डोनेट करते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। नेक्स्ट है जैसे ट्राई एथाइलिन टेट्राएमाइन, 3 एथाइलिन ग्रुप है, एक CH2CH2 ये एथाइलिन, दूसरा CH2CH2 एक इथाइलिन ये हो गया, और तीसरा ये है CH2CH2।
और टेट्रा एमाइन है, 4 एमाइन ग्रुप हैं, चारों मतलब यहाँ से डोनेट करते हैं। एक ये NH2, ये NH2 और ये NH2। तो टोटल देखिए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर मतलब एक सेंट्रल एटम हो सकता है, उसको ये 4 जगह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म ट्राई-इन, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर एटम्स के रूप में है, इसको हम टेट्राडेंटेट बोल सकते हैं, टेट्राडेंटेट बोलते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसी में अभी जैसे आगे पेंटाडेंटेट भी हो सकता है, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर और भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, शॉर्ट फॉर्म में EDTA, एडिटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इथाइलिन ये हो गया इथाइलिन, डाइएमाइन 2 नाइट्रोजन हो गए डाइएमाइन, टेट्रा एसीटेट, एक एसीटेट ये है, एक ये है, एक ये है और एक है, टोटल 4 एसीटेट हैं। तो देखिए यहाँ से कौन कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन, एसीटेट में से हर एक ऑक्सीजन भी यहाँ डोनेट कर सकता है। तो एक डोनेशन ये करेगा, एक ये भी कर सकता है, एक ये भी कर सकता है, इसी तरह से एक ऑक्सीजन ये, तो टोटल 4। और यहाँ से ये नाइट्रोजन भी इसको डोनेट करेंगे। तो टोटल डोनर एटम्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और डोनर एटम यहाँ पर दोनों हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम्स हैं। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स एग्जाम्पल हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे कीलेट लिगेंड। जनरली जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनको हम कीलेट लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर किलेशन पाया जाता है। तो किलेशन मीन्स होता है कि व्हेन ए डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम। जनरली डाइडेंटेट है तो कम से कम 2 डोनर एटम्स होंगे, पॉलीडेंटेट है तो 3 भी हो सकता, 4 5 6 जो भी नंबर ऑफ उसमें डोनर एटम्स हैं, वो जब उनको डोनेट करते हैं किसको, डोनर एटम्स, टू बाइंड टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेम सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और आयन फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किलेशन। तो उसे हम किलेशन बोलते हैं। किलेशन मतलब कील, कील मीन्स क्लॉ से है, ग्रीक वर्ड है कील, क्लॉ, क्लॉ मीन्स पंजा। जैसे यदि मान लीजिए कोई पंजा है किसी चिड़िया का, तो वो इस तरह से होता है। अब उसको कोई यदि चीज़ उठानी है तो चारों तरफ से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरह से उसको कोई भी वस्तु को वह क्या कर सकता है, ऐसे वह पिकअप कर सकता है। तो ये क्या बन गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसी को ही हम किलेशन बोलते हैं। और जो लिगेंड्स सारे मतलब डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को कीलेट लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी में क्लॉ बनाने की या फिर मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता होती है। जैसे हमने इथाइलिन डाइएमीन करके देखा था, CH2 ये NH2 मान लीजिए कि इसी तरह से एक और है, यदि ये CH2 NH2, बीच में कॉपर है तो यहाँ से भी डोनेट, तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे के द्वारा भी इसी तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर जैसे बन गया। तो ये सभी क्या कहलाता है, किलेशन कहलाते हैं। और इस तरह के लिगेंड जो होते हैं डाइडेंटेट पॉलीडेंटेट विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 2 और मोर डोनर साइट्स इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। तो सारे के सारे डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स किलेटिंग लिगेंड्स भी होंगे। और जो किलेट लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो किलेट लिगेंड्स हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन मोनोडेंटेट लिगेंड, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो सकता है। जैसे कॉपर को यहाँ पर 2 लिगेंड हैं लेकिन डाइडेंटेट हैं, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेकिन 4 माना जाएगा, क्योंकि 4 जगह से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अब यदि मान लीजिए कि इसकी जगह पर ये 2 लिगेंड, 2 डाइडेंटेट लिगेंड की जगह पर 4 यदि मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तब मोनोडेंटेट के द्वारा बनाया हुआ कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर ये 2 लिगेंड्स जो बाइडेंटेट हैं, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इनके द्वारा बनाया हुआ ये कंपाउंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। इसको हम किलेट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं कि यदि किलेटिंग लिगेंड यदि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
5 और जो 6 वाले जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कीलेट लिगेंड्स में नंबर ऑफ डोनर एटम्स की संख्या बढ़ती जाती है, कीलेट कॉम्प्लेक्स जो कंटेनिंग 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, वो और भी ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम कीलेट इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंट लिगेंड्स मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स में, जैसे साइनाइड, थायोसाइनाइड या नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर नंबर ऑफ डोनर एटम्स दो हो सकते हैं वहाँ पर, मतलब दो नहीं है एक्चुअल में, वो एक ही है, लेकिन एक समय पर एक है, लेकिन अलग अलग समय पर वो अलग अलग जगह से डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइट, अलग अलग साइट से लेकिन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स को हम एम्बीडेंट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो एम्बीडेंट लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड दोनों डिफरेंट हैं। एम्बीडेंट सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि कीलेट लिगेंड्स जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट हैं वो कीलेट लिगेंड। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं करना है। एम्बीडेंट में जैसे साइनाइड, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। यदि आप साइनाइड को मेटल एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो इस तरह से भी बॉन्ड बन सकता है, मीन्स कार्बन यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल एटम को, या फिर मेटल एटम को ये आइसोसाइनाइड, मतलब फॉर्मूला वही है, CN यहाँ पर भी है, CN यहाँ पर भी है, लेकिन डोनर एटम अलग अलग हैं। यहाँ का डोनर एटम है कार्बन, यहाँ पर डोनर एटम है नाइट्रोजन। तो फॉर्मूला सेम है बट कोऑर्डिनेशन साइट देखिए तो अलग अलग है, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तो एम्बीडेंट लिगेंड कहलाएगा। इसी तरह से जैसे आपने थायोसाइनेट भी पढ़ा होगा, तो ये HCN था, थायोसाइनेट में मेटल HCN, सल्फ़र भी इसे यहाँ पर सल्फ़र है डोनर एटम के रूप में, जबकि यहाँ पर NCS, यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया। तो ये देखिए दोनों में HCN NCS। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो में कभी डोनर एटम N हो सकता था, जबकि जब हम उसी को नाइट्रिटो पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है। इस तरह के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम्स की साइट डिफरेंट हो सकती हैं वो एम्बीडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, C नंबर भी मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर होता है द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू ए सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स। जैसे कभी कभी बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो बाइडेंटेट लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का 2 होगा, ट्राइडेंटेट में 1 का 3 हो जाएगा। मान लीजिए कि कंपाउंड्स यदि मोनोडेंटेट से बना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे AgCN2 और साथ में यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है। इसमें यदि आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो एक साइनाइड एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो 1 पेयर ही डोनेट कर सकता है, मीन्स 2 यदि यहाँ पर लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के चारों ओर नंबर ऑफ डोनेटिंग लिगेंड्स कितने हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सिल्वर के चारों ओर 2 साइनाइड हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर हो जाएगा 2। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि PtCl6 है, प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड है 2,6 है, तब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 क्लोरीन उस प्लेटिनम को 6 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि बाइडेंटेट लिगेंड्स है जैसे C2O4 ऑक्स, भी इसको यहाँ पर लिखा जा सकता था शॉर्ट फॉर्म में, इसके 3 हैं और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 3 नेगेटिव। इसमें देखिए एक ऑक्जिलेट, ये एक्चुअल में बाइडेंटेट लिगेंड्स है, एक ऑक्जिलेट आयन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मीन्स 3 ऑक्जिलेट आयन कैन डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6 पेयर मतलब 6 जगह से वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे, तब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा कि 3 लिगेंड्स है तो 3 हो जाएगा, 1-2 डोनेट करता है तो 3 मतलब 6 डोनेट करेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि इन
इथिलीन डाइअमीन है, ट्राइअमीन है, टेट्राअमीन है, इस तरह से हैं। जैसे COEN का होल थ्राइस कोबाल्ट है, EN का होल थ्राइस है, 3 पॉजिटिव है यहाँ पर चार्ज। तो यहाँ पर एक EN मतलब एथिलीन डाइअमीन 2 डोनर एटम्स रखते हैं, तो 3 मतलब यहाँ पर भी ये 6 हो जाएगा। तो इस कोबाल्ट का भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं टोटल उस सेंट्रल एटम को, वो उसके लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल एटम के लिए हम फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर था वो भी सेंट्रल एटम के लिए फाइंड किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेंट्रल एटम के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स द चार्ज एक्वायर्ड बाय सेंट्रल एटम इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड, if all the ligands are removed along with the electron pairs, यदि सभी को रिमूव कर दिया जाए तब उस पर टोटल कितना चार्ज बचेगा उस एटम पर, आयन पर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मान लीजिए कि ये तो कंपाउंड है, हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका ले लिया x। क्लोरीन पर जैसे हम जानते हैं कि -1 चार्ज होता है, -1। अमोनिया पर 0 होता है, तो 5 इसके मॉलिक्यूल हैं, 5 × 0। ओवरऑल चार्ज है यहाँ पर +2, तो इक्वल टू हो जाएगा +2। x इज़ इक्वल टू x -1, ये 0 हो जाएगा, +2। x इज़ इक्वल टू +2, ये भी इधर जाएगा तो +1, इस तरह से +3। मीन्स इस कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, लेकिन हमें लिगेंड्स पर चार्ज मालूम होना ज़रूरी होगा कि किस लिगेंड पर कितना चार्ज पाया जाता है, कि वो न्यूट्रल है, मीन्स 0 चार्ज है। इसी तरह से K4FeCN6 सेंट्रल मेटल है यहाँ पर आयरन, तो आयरन का कैलकुलेट करेंगे। 4 पोटेशियम, पोटेशियम पर 1+ चार्ज होता है, 4 है, तो 4 × 1 + x। 6 लिगेंड साइनाइड हैं, हर एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा प्लस, ये 4 जाएगा माइनस, मीन्स +2। तो इस आयरन पर जो चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, वह हो जाएगा +2। इसी तरह से ये K3Fe ट्राई ऑक्सिलेट है, तो 3 × 1 +1 पोटेशियम है, आयरन का x ले लेंगे। ऑक्सिलेट एक पर होता है -2, तो 3 है, तो 3 × -2, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर भी 0 दिया गया है। 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो इस वाले आयरन पर जैसे चार्ज आ गया, यहाँ पर +3 चार्ज आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें सभी जो भी लिगेंड्स हैं उन पर चार्ज पता होना ज़रूरी होगा कि टोटल चार्ज कितना होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कोई यदि लगा है तो उसका भी हम वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में वो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, उसका चार्ज भी वहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब होता है सेम, तो सेम तरह के मतलब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मीन्स द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही तरह के सभी लिगेंड्स पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में NiNH3 6 डाई पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सभी के सभी लिगेंड्स क्या हैं, अमोनिया हैं, मीन्स सेम डोनर एटम वाले हैं, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे भी जैसे ले सकते हैं COCl6 3 नेगेटिव, यहाँ पर सभी के सभी क्लोरीन हैं, तो ये भी एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ सभी के सभी लिगेंड साइनाइड हैं, ये भी होमोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स दूसरा है, वे कॉम्प्लेक्स होते हैं द कॉम्प्लेक्स विच हैव 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स, जिनमें कम से कम 2 तरह के डिफरेंट लिगेंड्स हों
उन्हें हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे NiCl2H2O4 होल 4। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी है, वाटर भी है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। या फिर जैसे ये COCl2NH3 होल 4, मीन्स कोई भी दो डिफरेंट लिगेंड्स हों, इससे आपको ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसी में आगे देखेंगे तो होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इन सभी के जो टर्मिनोलॉजी है इनको याद रखना ज़रूरी होगा। कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, होमोलैप्टिक है, हेट्रोलैप्टिक है, एम्बिडेंट लिगेंड है, केलेट लिगेंड है, इन सभी टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक समरी से, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। इसमें CO कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, क्लोरीन और अमोनिया लिगेंड्स हैं। ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, यह सेकेंडरी वैलेंसी भी कहलाता है। और ये पूरा इधर से ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरे को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी के बाहर होता है, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, इधर भी हो सकता है, कोई इधर भी हो सकता है। इधर जनरली मेटल एटम होते हैं और यहाँ पर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन काउंटर आयन या आयोनाइजेबल पार्ट होता है, या इसको प्राइमरी वैलेंसी के रूप में भी देखा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का 6, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 4 लिगेंड्स ये हैं, तो टोटल 6 लिगेंड्स है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट है तो -1 और ये भी -1, इक्वल के उस तरफ जाने से ये +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यहाँ पर +3 दिया गया है। तो ये जनरल थिंग्स हैं जो हमें कोऑर्डिनेशन ये जानना ज़रूरी थी। ये सभी हमें टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में हमको डिफ़िकल्टी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।